बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज वाले पेज पर। जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उसे आपको चूज़ करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो वैसा कौन सा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप को बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है कि आज यहाँ पर एग्रीकल्चर किए और फिर कल हम शिफ्ट कर गए, मतलब कुछ दिनों के बाद हम शिफ्ट कर गए। नंबर 2 प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन जो होता है कॉमर्शियल फार्मिंग होती है नॉन सीरियल क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो खेती होती है। और डी में होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यही हमारा आंसर है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप्स, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ग्राम। 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनस क्रॉप्स, तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा पल्सेस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं 30 वर्ड्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नेम वन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। यहाँ पर बीवरेज लिखा हुआ है, बीवरेज का मतलब होता है पेय। पेय यानी कि जो पीने योग्य चीज़ है वो, तो जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब क्रॉप्स का आपको एग्जांपल्स देना है। और उसके बाद बोल रहा है कि आप बताइए कि इन सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कैसा जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए। टी को ग्रो करने के लिए कैसा जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहला, टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोएड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल चाहिए और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिकल बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल जो हो गया टेम्परेट जोन को बोला जाता है। तो मतलब इस ऐसा एरिया में टी की खेती अच्छे से होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सॉइल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा ही फर्टाइल होना चाहिए। बाद वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और पानी को निकलने का भी रास्ता चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब होता है कि अगर उसको हम इरिगेट कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो उसके बाद पानी को निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आप कंपेयर कीजिए राइस के साथ। राइस में खेती कैसे होती है कि राइस का जो प्लांट है वो पानी में डूबा रहना चाहिए, मतलब पूरा प्लांट नहीं डूबा रहना चाहिए, उसका आधा स्टेम तो डूबा रहना चाहिए पानी में, वहाँ पे पानी पूरा चाहिए। ठीक, पानी जमा रहना चाहिए। लेकिन इसका ठीक उल्टा चाय में होता है। चाय में आपको पानी डालना है, पानी उसे रेगुलरली मिलना चाहिए, लेकिन वो पानी जो रूट है टी प्लांट का उसके पास जमा नहीं होना चाहिए, मतलब पानी आए और पानी चला जाए। इसीलिए ये ढलान वाले जगह पर जहाँ स्लोप्स है वहीं पर चाय की खेती अच्छे से होती है, क्योंकि पानी डाला जाए और पानी बह जाना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का मिनिमम यूज़ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बुश इज रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। बुश लिखा हुआ है, बुश का मतलब झाड़ी होता है। अब टी का प्लांट जो होता है ना वो बुश होता है, मतलब श्रब्स होता है, झाड़ीदार उसका प्लांट होता है। और ये वार्म रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए, ताकि इसमें बर्फ़ नहीं जमे। बर्फ़ मतलब फ्रॉस्ट नहीं जमे। जैसे कि जाड़े के दिनों में जो शीत पड़ता है तो मिड नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर माइनस में चले जाने के कारण वो फ्रॉस्ट बन जाता है, मतलब आइस बन जाता है, जिसके कारण प्लांट है उसका रेस्पायरेशन नहीं होता है और प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो इससे फसल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो बुश है, जो श्रब है टी का, वो आपको गर्म होना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉस्ट का इश्यूज़ नहीं आए। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं फ्रीक्वेंट शार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अब ये ईयर का स्पेलिंग गलती है, यहाँ पे YEAR होगा। ठीक है। मतलब सालों भर फ्रीक्वेंट शार्स मतलब हल्की बारिश होते रहनी चाहिए। ठीक है। ताकि जो इसके टेंडर का मतलब होता है कोमल पत्तियाँ निकलती रहनी चाहिए, निकलती रहे। ठीक है। यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि आपके जो एनसीईआरटी बुक है इसी चैप्टर में कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए जो
ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए वो बुक में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाए। 2 में बोल रहा है कि नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आपको एक स्टेपल क्रॉप बताना है। स्टेपल क्रॉप, स्टेपल का मतलब होता है मुख्य भोजन, जैसे राइस व्हीट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल बताना, एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, राइस व्हीट। और आपको बताना है कि ये कौन कौन से एरियाज़ में होता है हमारे देश में। तो सबसे पहले राइस का देखते हैं। तो पॉइंट 1, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक, कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे होता है। डेल्टाइक रीजन्स मतलब जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो समुद्र में मिलती हैं, उस इलाके में भी बड़ा फर्टाइल सॉइल होता है, तो वहाँ पर भी राइस की खेती अच्छी होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है। और यहाँ स्टेट्स लिखे हुए हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वैसे और भी बहुत सारे स्टेट्स में होता है। वीट का देख लेते हैं कि ये गंगा सतलज प्लेन्स में अच्छा से होता है, ब्लैक सॉइल में भी होता है, डेक्कन में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ बोल रहा है इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। मतलब किसानों के इंटरेस्ट में, किसानों के हित में जो हमारी सरकार है उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स चलाए हैं। ठीक, मतलब उनकी सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। उनका आपका लिस्ट बनाना है, उससे बताना है उसके बारे में कि कौन कौन से सरकार ने प्रोग्राम चलाए रखे हैं। तो सबसे पहला है कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। यहाँ होल्डिंग्स का मतलब है हमारी खेत का आकार। ठीक, तो क्या होता है कि ग्रैंडफादर हैं, उनके नाम से जितना खेत है फिर उनके बच्चों में डिवाइड हो जाता है, फिर उनके पोतों में डिवाइड हो जाता है। तो जो खेत का आकार है यानी जो खेत का होल्डिंग्स है वो छोटा होता चला जाता है और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। जैसे बड़ा बड़ा हार्वेस्टर्स है वो उसमें नहीं काम कर पाएगा। इनको सारे लैंड्स को, छोटे छोटे होल्डिंग्स को जोड़ करके बड़ा किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। हमारे देश में ज़मींदारी को आज़ादी के बाद ही हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रोड़ा था हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। ठीक, तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा लिखा है लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ अवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आने वाले 5 साल का एक प्लान बना लेती है, एक रोड मैप बनाती है कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है। तो जो हमारे देश का जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना था उसमें लैंड रिफॉर्म को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था। पॉइंट 3 हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा कि ग्रेनरीज में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए लाया गया था और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए लाया गया था। पॉइंट 4 देखते हैं, यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेज। तो यहाँ इंश्योरेंस लिखा है जैसे कि हम लोग अपना लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस करते हैं। ठीक, उसी तरीके से क्रॉप का भी इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार कर रही है कि यदि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया और कोई साइक्लोन आ गया, आग लग गया, कोई बीमारी हो गई फसल में और फसल बर्बाद हो जाती है, तो अगर उसका बीमा कराया हुआ है तो फिर उसका पैसा मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वेयर सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। मतलब ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई गाँवों में जहाँ पर किसानों को आसानी से कर्ज मिल जाए। ठीक, ताकि वो जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं और टूल्स हैं, मशीनरीज हैं, उसको परचेज़ कर सकें, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, रोटावाटर जैसे और भी चीज़ें हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 6 में, पॉइंट 6 में, किसान क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी ये एक तरीके से एक योजना है, एक प्लानिंग है जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर या जीरो इंटरेस्ट पर उन्हें लोन दिया जाता है। किसान हैं उनका भी पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवाया जाता है कि यदि उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां कर देती हैं अगर आप इन्हें इंश्योरेंस करवाया है तो। पॉइंट 7 में लिखा हुआ है कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। और रेडियो टेलीविज़न पर बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि बहुत पुराना एक प्रोग्राम है कृषि दर्शन, बहुत पहले दूरदर्शन पर आता था, जिसमें कि खेती बाड़ी के बारे में और वेदर फोरकास्टिंग होती थी कि मौसम ऐसा रहेगा और जो किसान हैं उनको मतलब रेडियो और टीवी पर ही बहुत सारे प्रिस्क्राइब किए जाते थे, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाता था। एक डीडी किसान नाम का चैनल भी स्टार्ट किया गया है जहाँ पे 24 आवर्स जो है वो किसानों के लिए डेडिकेटेड है। 8 में देखते हैं द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट एक एमएसपी डिसाइड करती है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो खेतों में जो अनाज की उत्पादन हुआ है या जो भी फसल का उत्पादन हुआ है, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम इस रेट में हर हाल में ख़रीद लेंगे, ठीक, ताकि जो किसान हैं उनको लॉस नहीं हो, उनको कम से कम कॉस्ट प्राइस तो मिल जाए। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसानों को स्पेक्यूलेटर्स से और मिडिल मैन से बचाया जा सके। तो स्पेक्यूलेटर्स का मतलब होता है सट्टेबाज लोग होते हैं, ठीक, और मिडिल मैन का मतलब जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, जो किसान तो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, उससे उतना मुनाफा नहीं होता है, लेकिन बिचौलिया जो होता है बड़ा एक लायन शेयर लेके चला जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लैंड अंडर एग्रीकल्चर, यानी कि खेती योग्य जो भूमि है दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, क्योंकि कल कारखाने खुल रहे हैं, बैंक्स खुल रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? ये धरती पर बन रहा है, और धरती पर वहाँ बन रहा है जहाँ पर खेती होती थी। तो खेत का साइज कम होते चला जा रहा है, तो इसका क्या नतीजा होगा? पहला इसका नतीजा होगा कि जब खेतों का साइज घटते जाएगा या खेत कम होने लगेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसके चलते भोजन की कमी आ जाएगी, ठीक, और जिसके चलते हमारे देश में भोजन की कमी आएगी, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचेगा। और इसके चलते अनाज का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और अनाज का दाम जब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो बहुत कम ही लोग हैं जो अनाज खरीद पाएंगे, और ज़्यादातर लोग अनाज नहीं खरीद पाएंगे, जिसके चलते सब्सिस्टेंस क्राइसिस आएगा, मतलब लोग जीने के लिए संघर्ष करने लगेंगे। और इसके चलते हंगर, हार्डशिप, डिप्राइवेशन, स्टारवेशन होगा, मतलब भूख से तड़प तड़प करके लोग मरने लगेंगे। और भोजन के लिए हो सकता है लोग दंगा फसाद, एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, मतलब समाज में क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि अगर ये सब स्थिति में सब कुछ पहुंच जाएगा समाज हमारा, तब डिजीज़ आएगा और एपिडेमिक्स फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसके चलते क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट को जो ग्रेनरीज़ हैं, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसे इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट करने के चक्कर में क्या होगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है, यानी जो फॉरेन करेंसी हमारी देश की ट्रेजरी में पड़ी हुई है, वो घटने लगेगी। और इस तरीके से हमारा देश जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आत्मनिर्भर है भोजन के मामले में, वो आत्मनिर्भर नहीं रह पाएगा, और हमें दूसरे देशों का मुंह ताकना होगा, दूसरे देशों से फूड को इंपोर्ट करना होगा, ठीक। इसका असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए खेतों से, ठीक है। तो उनको रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगा। और परफॉर्मेंस ख़राब होने के कारण क्या होगा, इसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। इसका एक अलग प्रभाव और भी है कि जब खेत का साइज कम हो जाएगा और डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो खेतों के ऊपर में प्रेशर बढ़ेगा, और उसमें लोग खूब ज़ोर से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए, जिसके चलते लैंड का डिग्रेडेशन होगा, एक्वेफायर्स ड्राई होने लगेंगे, और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने लगेगी, और इस तरीके से हमारे समाज का विनाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं 120 वर्ड्स में। जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का वही आंसर होगा जो 2 का 3 का आंसर है, मतलब 2 का 2 यहाँ गलती से लिखा गया है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 का 3 होगा। आप 2 का 3 देखिए, वो भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ये बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है, इसके आंसर्स भी बिल्कुल एक ही हैं, क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके अलग तरीके से लिख दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो एग्रीकल्चर है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है, हमें वो बताना है। पॉइंट 1, तो 19th सेंचुरी में जब यूरोप से बिजनेसमैन हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, तो उसी समय में वो लोग इंडिया से स्पाइसेस को परचेज़ करते थे और ले जा करके अपने देश में बेचते थे। वो सबसे पहला जो बिजनेसमैन था, जो सेलर था, वो वास्को डी गामा था, जो इंडिया आया था और इंडिया से स्पाइसेस ले जा करके अपना यूरोप में बेचा था, ठीक। फिर लिखा हुआ है फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर इनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स। तो ये यूरोप से लोग आते थे और यहाँ से स्पाइसेस खरीद करके ले जाते थे, तो उनको जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको अच्छा कीमत देते थे, जिसके कारण जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इनकरेज होते थे और ज़्यादा खेती करने के लिए। और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का असर 19th सेंचुरी में ही हमारे देश में देखने को मिला, मतलब इंडिया का मार्केट और यूरोप का मार्केट आपस में जुड़ गया। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है ब्रिटिश पीरियड के समय में ही क्या था कि हमारे देश में कॉटन की बहुत अच्छी खेती होती थी। ब्रिटिश पीरियड ही नहीं, आज भी हमारे देश में कॉटन की बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है ब्लैक सॉइल का, और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो
उस ज़माने में यानी ब्रिटिश पीरियड में कॉटन होता था और ये रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन जाता था, जहाँ पर ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उससे टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा बनता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। अब ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वो एक बहुत बड़ा शहर बन गया, बहुत बड़ा शहर ही नहीं बन गया, पूरे वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल मार्केट बन गया, जहां से पूरे वर्ल्ड के लिए टेक्सटाइल्स जाता था, कपड़ा जाता था, और उस मैनचेस्टर को रॉ मटेरियल हमारा देश भारत देता था। तो इस तरीके से फिर कपड़ा का मार्केट में भी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी इंडिया और इंग्लैंड का जो मार्केट है उसका आपस में लिंक हो गया। पॉइंट 3, 1990 के बाद हमारे देश के जो किसान हैं उनके सामने नई चुनौतियां आईं। वो चुनौती क्या आई? तो हमारे देश में तो इन सब चीज़ों की खेती होती है, ठीक है, जैसे राइस, कॉटन, रबर, टी, ठीक, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों के साथ हमारे फार्मर्स compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट है अपने फार्मर्स को बड़ी सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का दाम घटाने के लिए सरकार अपने जेब से पैसा लगा देती है और उसका दाम घट जाता है तो उसका सेल बढ़ जाता है, ठीक है, इसका सीधा मुनाफा प्रोड्यूसर्स को होता है। तो हाँ, दूसरे देशों की जो सरकारें हैं वो अपने किसान को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देती हैं, जिसके कारण उनका प्राइस घट जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्राइस बढ़ जाता है और हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है। इसलिए हमारे देश के किसान के सामने एक बड़ा चैलेंज है ये। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 3, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस की खेती के लिए कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए? तो सबसे पहला जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसलिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। और जहाँ पर इतनी बारिश नहीं हो पाती है तो फिर आपको इरीगेशन का अरेंजमेंट करना होगा, चाहे आप कैनाल के थ्रू कीजिए या ट्यूबवेल के थ्रू कीजिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 अफेक्ट द जूट इंडस्ट्री। 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो गया और इसके बाद जो हमारे देश का जूट इंडस्ट्री था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, उसको बहुत नुकसान हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जूट इंडस्ट्री जो थी वो 90% जूट इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई, यानी ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसके चलते हम लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहला है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ट्रांसफर टू द ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में इंडस्ट्री चली गई। पॉइंट नंबर 2 कि इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट्स था वो डिक्रीज़ कर गया, हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होने के कारण जो जूट का जो प्रोडक्शन था या जो जूट हो रहा था, जूट से बने हुए जो चीज़ें थीं उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये हम लोगों को, हमारी इकोनॉमी को या जूट इंडस्ट्री को धक्का लगा था। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।